सोचिए जरा, एक 71 साल के आदमी की दुनिया कैसी होगी, जैसे ये भी याद नहीं कि उसका अपना बेटा कौन है। या ये कि कल रात खाने में क्या खाया था। हम बात कर रहे हैं यूजीन पॉली की। 1993 में वायरल एन्सेफेलाइटिस नाम की एक बीमारी ने उनके दिमाग पर ऐसा असर डाला कि उनकी याददाश्त पूरी तरह से चली गई। वो कुछ मिनटों से ज्यादा कुछ भी याद नहीं रख पाते थे। ये तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। हर पल एक नई शुरुआत जहां अतीत का कोई वजूद ही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन यूजीन की कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ है। और यही मोड़ विज्ञान के लिए एक पहेली बन गया। हाँ, और वो मोड़ ये था कि अपनी याददाश्त खोने के बावजूद यूजीन नई आदतें बना सकते थे। ये सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना। बिल्कुल। जैसे वो रोज सुबह अपने घर के आसपास टहलने जाते थे, और मजे की बात ये कि वो कभी रास्ता नहीं भटकते थे, सीधा अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाते थे। जबकि उन्हें ये तक याद नहीं था कि उनका घर दिखता कैसा है। अगर कोई रास्ते में पूछता आप कहाँ जा रहे हैं, तो उनका जवाब होता मुझे नहीं पता। फिर भी उनके पैर उन्हें अपने आप सही जगह ले आते थे। ये कैसे हो सकता है? दिमाग का एक हिस्सा पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है, लेकिन दूसरा हिस्सा जैसे किसी ऑटो पायलट पर चल रहा हो। और यूजीन की यही पहेली आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। हाँ, हम आज आदतों के पीछे के विज्ञान की गहराई में उतरेंगे। ये आदतें बनती कैसे हैं, ये हमारे दिमाग पर राज कैसे करती हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपनी आदतों के गुलाम हैं या हम उन्हें बदल सकते हैं? तो चलिए यूजीन की इसी कहानी से आज की इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब वैज्ञानिकों ने यूजीन के दिमाग को स्कैन किया तो उन्होंने पाया कि दिमाग का बीच का हिस्सा, मतलब मीडियल टेम्पोरल लोब, वो पूरी तरह नष्ट हो गया था, जो कि याददाश्त का कंट्रोल सेंटर होता है। हाँ, लेकिन फिर भी यूजीन रोजमर्रा के काम कर रहे थे। एक वैज्ञानिक थे लैरी स्क्वायर, जो इस बात से बहुत हैरान थे। उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने यूजीन से पूछा कि क्या वो अपने घर का नक्शा बना सकते हैं। यूजीन नहीं बना पाए। उन्हें ये तक नहीं पता था कि किचन किधर है। लेकिन कुछ देर बाद जब बातों बातों में स्क्वायर ने पूछा कि अगर उन्हें भूख लगे तो वो क्या करेंगे, तो यूजीन चुपचाप अपनी कुर्सी से उठे और सीधे किचन में गए, एक खास अलमारी खोली और उसमें से मेवों का डिब्बा निकाल लिया। ये सब उन्होंने इतनी सहजता से किया जैसे वो सालों से यही करते आ रहे हों, जबकि कुछ मिनट पहले उन्हें ये भी नहीं पता था कि किचन है कहाँ। तो ये दिमाग का कौन सा जादू था? इस जादू को समझने के लिए हमें दिमाग के अंदर झांकना होगा। सोचिए कि हमारे दिमाग के बीचों बीच एक बहुत पुराना ऑटो पायलट सिस्टम है। ऑटो पायलट सिस्टम? हाँ, वैज्ञानिक इसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। यह हमारे दिमाग का वो आदिम हिस्सा है जो हमारी सांस लेने, पलके झपकाने जैसे स्वचालित कामों को संभालता है। और जैसा कि अब हम जानते हैं, हमारी आदतें भी यहीं से चलती हैं। अच्छा, तो ये ऑटो पायलट वाला हिस्सा यूजीन में सही सलामत था, जबकि याददाश्त वाला हिस्सा खत्म हो गया था। बिल्कुल। MIT में चूहों पर हुए प्रयोगों ने इस बात को और साफ कर दिया। वैज्ञानिकों ने चूहों के दिमाग में छोटे सेंसर लगाकर उन्हें एक भूल भुलैया में छोड़ दिया, जिसके अंत में चॉकलेट रखी थी। ठीक है। पहली बार जब चूहा अंदर गया तो उसका पूरा दिमाग जैसे जल बुझ रहा था। हर सेंसर बहुत सक्रिय था। वो हर गंध, हर आवाज, हर मोड़ को परख रहा था। बहुत मेहनत कर रहा था, जाहिर है। हाँ, लेकिन कुछ दिनों बाद जब चूहे को रास्ता रट गया तो वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली चीज देखी। चूहे के दिमाग की गतिविधि लगभग शांत हो गई थी। अरे वाह! वो भूल भुलैया में तेजी से दौड़ता हुआ चॉकलेट तक पहुंच जाता था और उसके दिमाग के सोचने समझने वाले हिस्से लगभग सो रहे थे। सिर्फ वो ऑटो पायलट सिस्टम ही काम कर रहा था? हाँ, सिर्फ बेसल गैंग्लिया। कमाल है। मतलब हमारा दिमाग असल में काफी आलसी है। वो कम से कम ऊर्जा खर्च करना चाहता है। एक बार कोई काम सीख लिया तो उसे ऑटो पायलट पर डाल देता है, ताकि बाकी चीजों के बारे में सोच सके। लेकिन ये ऑटो पायलट मोड चालू कैसे होता है? क्या इसका कोई स्विच है? बहुत अच्छा सवाल। और इसी स्विच को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मॉडल बनाया है जिसे वो आदत का चक्र या द हैबिट लूप कहते हैं। हैबिट लूप? हाँ, और यही आदतों का सबसे बड़ा राज है। ये इतना सरल है कि हैरानी होती है। इसके सिर्फ 3 हिस्से हैं। बताइए, क्या है वो 3 हिस्से? पहला है संकेत, क्यू। ये एक ट्रिगर है जो हमारे दिमाग को कहता है चलो वो वाला ऑटोमेटिक प्रोग्राम चालू करो। चूहों के लिए ये भूल भुलैया के गेट के खुलने की क्लिक की आवाज थी। और हमारे लिए ये सुबह का अलार्म हो सकता है। हाँ, या फोन पर कोई नोटिफिकेशन, कुछ भी। ठीक है, संकेत मिला, उसके बाद? भावनात्मक काम है जो हम करते हैं।
चूहों के लिए ये भूल भुलैया में दौड़ना था। हमारे लिए सुबह उठकर कॉफी बनाना या नोटिफिकेशन देखकर सोशल मीडिया खोलना। बिल्कुल। और आखिर में आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इनाम, रिवॉर्ड। ये वो अच्छी चीज है जो दिमाग को बताती है कि हाँ, ये पूरा चक्र याद रखने लायक है, अगली बार फिर यही करना। चूहों के लिए चॉकलेट और हमारे लिए कॉफी की ताजगी, या सोशल मीडिया पर कुछ मजेदार देखना। संकेत, क्रिया, इनाम, ये लूप जितनी बार घूमता है, आदत उतनी ही पक्की होती जाती है। ये तो बिल्कुल ड्राइविंग सीखने जैसा है। हाँ। मुझे याद है जब मैंने पहली बार गाड़ी ड्राइववे से बाहर निकाली थी तो मेरा पूरा ध्यान उसी पर था। सीट, शीशे, क्लच, ब्रेक, दिमाग में 100 चीजें चल रही थी। हाँ। और अब तो मैं कभी-कभी ऑफिस पहुंचकर सोचता हूं कि मैं यहाँ आया कैसे। सब कुछ अपने आप हो जाता है। बिल्कुल, आपका बेसल गैंग्लिया आपको ऑफिस ले आया, तो ये चक्र तो समझ में आ गया। लेकिन सवाल ये है कि ये आदतें इतनी ताकतवर कैसे हो जाती हैं? हाँ, ये संकेत, क्रिया, इनाम का चक्र तो बहुत सीधा साधा लगता है। अगर ये इतना ही सरल है तो क्या कोई भी इसका इस्तेमाल करके लाखों लोगों में नई आदतें डाल सकता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मुझे तो सीधे विज्ञापन की दुनिया याद आ रही है। और इसके लिए हमें 1900 के दशक की शुरुआत में चलना होगा, जब क्लॉड सी हॉपकिंस नाम के एक विज्ञापन के जादूगर ने अमेरिका को ब्रश करना सिखाया था। ये मजेदार है। मैंने सुना है उस जमाने में अमेरिकी लोग अपने दांतों की ज्यादा परवाह नहीं करते थे। परवाह ही नहीं करते थे। जब प्रथम विश्व युद्ध के लिए भर्ती हुई तो इतने नौजवानों के दांत सड़े हुए थे कि सेना ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा घोषित कर दिया था। अरे, टूथपेस्ट कोई खरीदता ही नहीं था। फिर आए हॉपकिंस और पेप्सोडेंट टूथपेस्ट। तो उन्होंने इस आदत के चक्र का इस्तेमाल कैसे किया? उन्होंने एक बहुत ही चालाक संकेत खोजा, कुछ ऐसा जो हर किसी के पास था, दांतों पर जमने वाली एक पतली सी परत। उन्होंने उसे नाम दिया फिल्म। अच्छा। उनके विज्ञापन कहते थे, अपनी जीभ अपने दांतों पर फैलाइए, आपको एक फिल्म महसूस होगी। और हर कोई ऐसा करता था और उन्हें वो फिल्म महसूस होती थी। और इनाम था एक खूबसूरत मुस्कान, है ना? विज्ञापनों में मुस्कुराते हुए सुंदर चेहरे। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेंच है। हॉपकिंस से पहले भी कई कंपनियों ने फिल्म और सुंदर मुस्कान का वादा किया था, पर वो सब बुरी तरह फेल हो गईं। तो पेप्सोडेंट में ऐसा क्या अलग था? राज उसके फॉर्मूले में था। पेप्सोडेंट में सिट्रिक एसिड और मिंट ऑयल जैसी चीजें थीं। अच्छा। ये असल में दांतों की सफाई में कोई खास मदद नहीं करती थी, लेकिन ये मुंह में एक ताजगी भरी हल्की सी झुंझुनी पैदा करती थी। अरे वाह। तो लोगों को उस खूबसूरत मुस्कान से ज्यादा उस झुंझुनी वाले एहसास की आदत पड़ गई। बिल्कुल, दिमाग को एक ठोस, तुरंत महसूस होने वाला इनाम चाहिए था। सुंदर मुस्कान तो महीनों बाद मिलती, लेकिन वो ताजगी भरी झुंझुनी तुरंत मिलती थी। और दिमाग को यही चाहिए होता है, तुरंत मिलने वाला इनाम। हाँ, और जल्दी लोगों के दिमाग में उस इनाम के लिए एक इच्छा, क्रेविंग पैदा हो गई। अगर ब्रश करने के बाद उन्हें वो झुंझुनी महसूस नहीं होती तो उन्हें लगता कि उनका मुंह साफ ही नहीं हुआ है। यही इच्छा उस आदत के चक्र का इंजन बन गई। बिल्कुल। ये इच्छा या क्रेविंग वाला सिद्धांत तो बहुत शक्तिशाली है। क्या इसका कोई और उदाहरण है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फैब्रिज की कहानी। 1990 के दशक में P&G ने फैब्रिज को एक जादुई स्प्रे की तरह लॉन्च किया, जो किसी भी तरह की दुर्गंध को जड़ से खत्म कर सकता था। उन्हें लगा ये रातों रात बिक जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो बुरी तरह फेल हो गया, और वजह वही थी, संकेत और इच्छा की कमी। संकेत की कमी कैसे? सोचिए, जो लोग सिगरेट पीते हैं या जिनके घर में पालतू जानवर हैं, वे अक्सर उस गंध के इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें वो महसूस ही नहीं होती। सही बात है। अगर आपको दुर्गंध का संकेत ही नहीं मिलेगा तो आप उसे हटाने के लिए कुछ इस्तेमाल क्यों करेंगे? तो फिर P&G ने क्या किया? वो इस प्रोडक्ट को बंद करने ही वाले थे कि उनकी एक शोधकर्ता ने एक अजीब पैटर्न देखा। उसने पाया कि कुछ महिलाएं अपना पूरा घर साफ करने के बाद आखिर में कमरे में एक हल्का सा स्प्रे छिड़कती थीं। एक तरह के जश्न के तौर पर। हाँ, उनके लिए काम खत्म होने का एक छोटा सा इनाम था। और यहीं से उन्हें आइडिया मिला। बिल्कुल, उन्होंने फैब्रिज की पूरी मार्केटिंग बदल दी। अब वो दुर्गंध मिटाने वाला नहीं, बल्कि सफाई को पूरा करने वाला एक एयर फ्रेशनर था। तो अब आदत का चक्र बदल गया। हाँ, अब वो बिल्कुल साफ था। संकेत, कमरा साफ हो जाना। क्रिया, फैब्रिक स्प्रे करना। और इनाम, एक ताजगी भरी खुशनुमा महक जो कहती थी, हाँ, अब काम पूरा हुआ। और लोगों को उस इनाम की इच्छा होने लगी। और फेब्रिज अरबों डॉलर का ब्रांड बन गया। ठीक है, तो नई आदतें बनाने के लिए दिमाग में एक क्रेविंग पैदा करनी पड़ती है। ये तो समझ आ गया। लेकिन उस चीज का क्या जो हम सब जानना चाहते हैं, अपनी बुरी आदतों को कैसे बदलें?
यही सबसे मुश्किल सवाल है और इसका जवाब हमें मिलता है फुटबॉल के मैदान से और एक कोच टोनी डंगी की कहानी से। टोनी डंगी? हाँ, डंगी का मानना था कि आप बुरी आदतों को मिटा नहीं सकते क्योंकि वो दिमाग में बहुत गहराई तक बस चुकी होती हैं। आप सिर्फ उन्हें बदल सकते हैं, मतलब उन्हें ओवरराइड कर सकते हैं। एक तरह से। और इसी सोच से निकला आदत बदलने का सुनहरा नियम। सुनहरा नियम ये क्या है? नियम बहुत सरल है। आदत के चक्र को मत तोड़ो, उसे हाईजैक कर लो। यानी पुराना संकेत और पुराना इनाम वही रखो, बस बीच की क्रिया को बदल दो। अच्छा, इसे किसी उदाहरण से समझाइए। सबसे अच्छा उदाहरण है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, AA, जो शराब की लत छुड़ाने में मदद करता है। AA में वे लोगों से ये नहीं कहते कि तनाव महसूस करना बंद कर दो। वो तो नामुमकिन है। हाँ, वो कहते हैं पहचानो कि तुम्हें शराब पीने की तलब कब होती है। संकेत क्या है? शायद काम का तनाव, अकेलापन या दोस्तों का साथ। और तुम्हें उससे इनाम क्या मिलता है? शायद तनाव से राहत या सामाजिक जुड़ाव। ठीक है, तो संकेत और इनाम वही रहते हैं। हाँ, ए कहता है कि जब अगली बार तुम्हें तनाव का संकेत मिले तो शराब पीने, जो कि पुरानी क्रिया है, उसकी जगह किसी मीटिंग में चले जाओ या अपने स्पॉन्सर को फोन करो। ये नई क्रिया है। और उससे भी तुम्हें वही इनाम मिलेगा, राहत और किसी का साथ। बिल्कुल, तुमने सिर्फ बीच का रास्ता बदल दिया। ये तो बहुत कारगर लगता है। लेकिन क्या सिर्फ क्रिया बदलना ही काफी है? मतलब जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी मुश्किल आती है, जैसे नौकरी चली जाना, तब तो पुरानी आदतें वापस से उठा सकती हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है और शोधकर्ताओं ने भी यही पाया। सिर्फ क्रिया बदलना काफी नहीं था। तो फिर और क्या चाहिए? जो लोग सच में अपनी आदत बदल पाएं और मुश्किल समय में भी उस पर टिके रहे, उनमें एक चीज और थी, और वो थी विश्वास। विश्वास? किस तरह का विश्वास? किसी ऊंची शक्ति में विश्वास, या सिर्फ इस बात में विश्वास कि बदलाव संभव है। ये यकीन कि मैं मुश्किलों का सामना कर सकता हूं। और ये विश्वास आता कहाँ से है? अक्सर ये अकेले नहीं आता, ये एक समूह या समुदाय से मिलता है। जब आप अपने जैसे दूसरे लोगों को बदलते हुए देखते हैं, तो आपके अंदर भी ये विश्वास मजबूत होता है कि अगर ये कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। अब मुझे टोली डंगी की कहानी का सिरा जुड़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। डंकी ने अपनी टीम टैंपा बे बकेनियर्स को नई आदतें सिखाई थीं। उनकी टीम बेहतर खेल रही थी, लेकिन बड़े तनाव वाले मैचों में वे हार जाते थे। दबाव में पुरानी आदतें हावी हो जाती थी। हाँ, खिलाड़ी अपनी नई आदतों को छोड़कर पुरानी खराब आदतों पर लौट आते थे। उनका विश्वास डगमगा जाता था। फिर उनकी जिंदगी में वो दुखद घटना घटी। हाँ, डंकी के 18 साल के बेटे जेमी की अचानक मृत्यु हो गई। उस दुख की घड़ी में पूरी टीम डंगी और उनके परिवार के साथ खड़ी हो गई। वो सिर्फ एक टीम नहीं रहे, वो एक समुदाय बन गए, एक परिवार। और उस साझा अनुभव ने उनके अंदर वो विश्वास पैदा किया जिसकी कमी थी। एकदम सही। उन्हें न सिर्फ डंगी के सिस्टम में, बल्कि एक दूसरे में भी गहरा विश्वास हो गया। उन्हें यकीन हो गया कि अगर हम एक साथ मिलकर इतने बड़े दुख का सामना कर सकते हैं, तो हम मैदान पर किसी भी दबाव का सामना कर सकते हैं। और यही विश्वास था। हाँ, यही वो विश्वास था जिसने उनकी नई आदतों को पत्थर की लकीर बना दिया। और आखिरकार इसी विश्वास के दम पर टोनी डंगी ने अपनी टीम इंडियानापोलिस कोल्ट्स को सुपर बोल जिताया। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो ये साफ है कि आदतें कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है, बल्कि दिमाग का एक सीधा साधा मैकेनिज्म है। हाँ, इसके 4 मुख्य सबक हैं। पहला, हर आदत एक 3 कदम का चक्र है: संकेत, क्रिया और इनाम। दूसरा, नई आदतें तब बनती हैं जब हमारा दिमाग उस इनाम के लिए एक मजबूत इच्छा, एक क्रेविंग पैदा कर लेता है। तीसरा, पुरानी आदतों को बदलने का सुनहरा नियम है: संकेत और इनाम को वही रखते हुए सिर्फ बीच की क्रिया को बदल दो। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, इस बदलाव को स्थायी बनाने के लिए विश्वास का होना बेहद जरूरी है। और ये विश्वास अक्सर एक ऐसे समुदाय से मिलता है जो हमें यकीन दिलाता है कि बदलाव मुमकिन है। ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। अगर हमारी आदतें सिर्फ ऐसे चक्र हैं जिन्हें दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है, तो किसी के जीवन में वो कौन सी एक छोटी आदत हो सकती है जिसे बदलने से सकारात्मक बदलावों की एक पूरी श्रृंखला शुरू हो सकती है? तो आज हम जिस चीज पर गहराई से बात करने वाले हैं वो है कीस्टोन आदतें।
ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं, ये वो शक्तिशाली आदतें हैं जो किसी की जिंदगी में या किसी कंपनी में बदलाव की एक सुनामी ला सकती हैं। और इसे समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। एक विशाल एल्यूमिनियम कंपनी एल्कोआ और उसके नए सीईओ पॉल ओनील की अविश्वसनीय कहानी। अच्छा, तो हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे सिर्फ एक सही आदत पर ध्यान देने से सब कुछ बदल सकता है। बिल्कुल, न सिर्फ दूसरी आदतें बल्कि सोचने और काम करने का पूरा ढांचा। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है 1987 में। 1987। मैनहट्टन का एक आलीशान होटल है और वहां वॉल स्ट्रीट के सारे बड़े इन्वेस्टर इकट्ठा हुए हैं। वो एल्कोआ के नए सीईओ पॉल ओनील को सुनने आए हैं। और उस वक्त एल्कोआ की हालत बहुत खराब थी। मतलब कंपनी ने कई गलत फैसले लिए थे, नए प्रोडक्ट्स फेल हो गए थे और निवेशक बेहद नाराज थे। तो जाहिर है सबको उम्मीद होगी कि नया सीईओ मुनाफे की बात करेगा, लागत कम करने की बात करेगा। बिल्कुल, या फिर कर्मचारियों की छटनी की। लेकिन पॉल ओनील ने जो कहा उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की और कहा, मैं आपसे कर्मचारी सुरक्षा के बारे में बात करना चाहता हूं। बस इतना ही? मतलब एक डूबती हुई कंपनी के निवेशकों के सामने सिर्फ सुरक्षा की बात। सिर्फ सुरक्षा? उन्होंने आगे कहा कि उनका लक्ष्य एल्कोआ में 0 चोटें हैं। 0 चोटें? हाँ, मतलब एक भी कर्मचारी को काम पर चोट नहीं लगनी चाहिए। और तो और उन्होंने कमरे में मौजूद निवेशकों को ये भी बताया कि आपातकालीन निकास कहाँ है। अरे! माहौल में एकदम सन्नाटा छा गया। मैं कल्पना कर सकता हूँ, निवेशक तो अपना पैसा डूबता हुआ देख रहे होंगे। ये तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे बोर्ड ने किसी सनकी हिप्पी को कंपनी का इंचार्ज बना दिया है। यही शब्द एक निवेशक ने कहे थे। वो स्पीच के बीच में ही उठा और अपने ग्राहकों को फोन करके एल्कोआ के सारे स्टॉक तुरंत बेचने को कहा। सच में? हाँ, उसने कहा ये कंपनी बर्बाद होने वाली है। बाद में उसी निवेशक ने माना कि ये उसके करियर की सबसे खराब सलाह थी। सबसे खराब सलाह? मतलब ओनील का ये अजीब सा आइडिया काम कर गया? काम कर गया? ये तो बहुत छोटा शब्द है। 1 साल के अंदर एल्कोआ का मुनाफा रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर था। 1 साल में? सिर्फ 1 साल में। और जब ओनील 2000 में रिटायर हुए तो कंपनी की सालाना आय 5 गुना ज्यादा थी और उसका बाजार मूल्य $27 बिलियन बढ़ चुका था। बाप रे! और हाँ, एल्कोआ दुनिया की सबसे सुरक्षित कंपनियों में से एक बन गई थी। 5 गुना ज्यादा मुनाफा? ये तो अविश्वसनीय है। सिर्फ सुरक्षा पर बात करके कोई कंपनी इतना पैसा कैसे कमा सकती है? लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता? हो सकता है कि एल्कोआ के मुनाफे उस दौरान बाजार के सुधरने की वजह से बढ़े हों, न कि इस एक सुरक्षा की आदत की वजह से। ये सवाल बहुत वाजिब है और यही इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। ये संयोग नहीं था। ओनील ने जानबूझकर सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित किया, कर्मचारी सुरक्षा। अच्छा? और इसी को कहते हैं कीस्टोन आदत। कीस्टोन आदत? हाँ, ये वो आदतें होती हैं जो जब बदलती हैं तो अपने साथ कई दूसरी आदतों और पैटर्न्स को भी बदल देती हैं। वो एक चेन रिएक्शन शुरू करती हैं। तो मतलब सुरक्षा असल में लक्ष्य नहीं थी, बल्कि एक जरिया थी कुछ और बड़ा हासिल करने का? बिल्कुल सही। ओनील जानते थे कि आप लोगों को बदलने का आदेश नहीं दे सकते। उन्होंने सुरक्षा को इसलिए चुना क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर यूनियन और मैनेजमेंट दोनों आसानी से सहमत हो सकते थे। सही बात है। कोई भी ये नहीं कह सकता था कि कर्मचारियों की सुरक्षा जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली। असल में सुरक्षा एक ट्रोजन हॉर्स की तरह थी। इसका असली मकसद था कंपनी के कम्युनिकेशन और वो क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया, यानी संगठनात्मक जड़ता को तोड़ना। ये तो बहुत गहरी सोच है। तो उन्होंने इसे लागू कैसे किया? मतलब आदतें बनती कैसे हैं? उन्होंने एक नया आदत चक्र बनाया, हैबिट लूप। हैबिट लूप? हाँ। इसके 3 हिस्से होते हैं। हाँ। पहला संकेत, फिर रूटीन और आखिर में इनाम। एल्कोआ में ये ऐसे काम करता था। कैसे? संकेत था किसी भी कर्मचारी को चोट लगना। ओके। रूटीन ये था कि उस यूनिट के प्रेसिडेंट को 24 घंटे के अंदर सीधे ओनील को रिपोर्ट करना होगा और एक पूरा प्लान बताना होगा कि ये दोबारा क्यों नहीं होगा। 24 घंटे में सीधे सीईओ को रिपोर्ट? हाँ। और इनाम, सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रमोशन मिला जिन्होंने इस सिस्टम को पूरी तरह से अपनाया और सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाया। ये तो बहुत बड़ा दबाव रहा होगा। और यही तो असली जादू था।
सोचिए 24 घंटे में रिपोर्ट करने के लिए प्रेसिडेंट को अपने वाइस प्रेसिडेंट से खबर चाहिए और वाइस प्रेसिडेंट को फ्लोर मैनेजर से। और मैनेजर को कर्मचारियों से। तुरंत अचानक कंपनी के हर स्तर पर संवाद की एक नई जरूरत पैदा हो गई। अच्छा। जो कर्मचारी पहले अपनी बात ऊपर तक नहीं पहुंचा पाते थे, अब मैनेजर्स खुद उनके पास आकर पूछते थे, यहाँ क्या गड़बड़ है, हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। यानी कि सुरक्षा की आदत ने मजबूरन एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बना दिया जो पहले था ही नहीं। सबसे नीचे के कर्मचारी की आवाज अब सीधे सीईओ तक पहुंच सकती थी। और जब आवाज पहुंचने लगी तो सिर्फ सुरक्षा के आइडिया नहीं आए, लागत कम करने, क्वालिटी बेहतर करने और उत्पादकता बढ़ाने के आइडिया भी आने लगे। जैसे कोई उदाहरण है? हाँ, एक कर्मचारी ने सुझाव दिया कि पेंटिंग मशीनों को एक साथ रखा जाए। ये आइडिया वो सालों से देने की कोशिश कर रहा था, पर कोई सुनता नहीं था। जब इसे लागू किया गया तो सिर्फ उस एक बदलाव से एल्यूमिनियम साइडिंग के मुनाफे दोगुने हो गए। दोगुने? सिर्फ एक सुझाव से? हाँ, सिर्फ एक। एल्कोआ जैसी बड़ी कंपनी की कहानी तो अविश्वसनीय है, लेकिन क्या ये सिद्धांत एक आम इंसान की जिंदगी में भी उतना ही शक्तिशाली हो सकता है? क्या हम भी अपनी कीस्टोन आदत ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल। कीस्टोन आदतें हमारी निजी जिंदगी में भी उतनी ही असरदार होती हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीस्टोन आदतें छोटी जीत यानी स्मॉल विन्स पैदा करती हैं। छोटी जीत? हाँ, ये छोटी जीतें हमें ये विश्वास दिलाती हैं कि बड़ी उपलब्धियां भी संभव है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ओलंपिक चैंपियन तैराक माइकल फेल्प्स। ये दिलचस्प है क्योंकि तैराकी तो पूरी तरह से एक शारीरिक खेल लगता है। एक मानसिक आदत का इतना बड़ा असर कैसे हो सकता है, खासकर जब असल में रेस में कुछ गड़बड़ हो जाए? आपके सवाल में ही जवाब छिपा है। उनके कोच बॉब बोमन जानते थे कि बड़े मुकाबलों का दबाव शारीरिक ताकत पर हावी हो सकता है। सही बात है। इसलिए उन्होंने फेल्प्स के लिए एक मानसिक रूटीन बनाया। फेल्प्स हर रोज सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपनी कल्पना में एक आदर्श रेस तैरते थे। अच्छा। वो इसे वीडियो टेप बनाना कहते थे। वो हर स्ट्रोक, हर टर्न, पानी की आवाज, सब कुछ महसूस करते थे। ये उनकी रोज की छोटी जीत थी। तो ये एक तरह की मानसिक प्रैक्टिस थी? ये उससे कहीं ज्यादा थी। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में एक फाइनल रेस के दौरान उनके चश्मे में पानी भर गया। अरे बाप रे! वो देख नहीं सकते थे। किसी भी एथलीट के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है, वो भी ओलंपिक फाइनल में। बिल्कुल। लेकिन फेल्प्स घबराए नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी आदत ने कंट्रोल ले लिया। उन्होंने हजारों बार मानसिक रूप से ऐसी रेस तैरी थी। उन्हें ठीक ठीक पता था कि पूल की लंबाई पूरी करने में कितने स्ट्रोक लगेंगे। अच्छा। उन्होंने बस अपने स्ट्रोक्स गिने और तैरते रहे। और नतीजा? उन्होंने न सिर्फ वो रेस जीती, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। कमाल है। ये उनकी छोटी छोटी मानसिक जीतों का नतीजा था, जिसने एक मजबूत आदत बना दी थी। जब असल में संकट आया तो उनका शरीर ऑटो पायलट पर चला गया। तो जब हम कहते हैं कि जो लोग रोज सुबह अपना बिस्तर ठीक करते हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, तो उसके पीछे भी यही छोटी जीत का मनोविज्ञान है? बिल्कुल। सुबह सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करना दिन की पहली छोटी जीत है। ये आपको एक छोटा सा गर्व का एहसास देती है और आपको दूसरे काम करने के लिए प्रेरित करती है। इसी तरह परिवार के साथ रोज रात का खाना खाने की आदत बेहतर कम्युनिकेशन और बच्चों में अच्छे संस्कारों को जन्म दे सकती है। या फिर अपने खर्चों को रोज लिखने की आदत बेहतर बजट की ओर ले जाती है। ये सब कीस्टोन आदतें हैं। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है, क्या कोई कीस्टोन आदत नकारात्मक भी हो सकती है, जो अनजाने में बुरे बदलावों की एक लहर शुरू कर दे? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करने की आदत। ओह, ये तो लगभग सबकी आदत है ना? ये एक छोटी सी क्रिया लगती है, लेकिन ये आपके पूरे दिन का मिजाज तय कर सकती है। ये आपको दूसरों के एजेंडा पर प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करती है, बजाय इसके कि आप अपने दिन की शुरुआत अपने इरादे से करें। सही बात है। ये एक नकारात्मक कीस्टोन आदत है जो तनाव और ध्यान भटकने की एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है। वापस एल्कोआ पर आते हैं। वहां मुनाफे के अलावा ओनील ने कंपनी के संस्कृति को कैसे बदला? आदतें संस्कृति कैसे बनाती हैं? कीस्टोन आदतें एक और जरूरी काम करती हैं। वे ऐसी संस्कृतियां बनाती हैं जहां नए मूल्य गहराई से स्थापित हो जाते हैं। एल्कोआ में एक घटना हुई। क्या हुआ था? मेक्सिको के एक प्लांट में कुछ कर्मचारी बीमार पड़ गए। वहां के वरिष्ठ अधिकारी रॉबर्ट बार्टन ने इस घटना की रिपोर्ट नहीं की। जब ओनील को ये पता चला तो उन्होंने तुरंत उस अधिकारी को निकाल दिया।
एक इतने सीनियर अधिकारी को निकालना, ये तो बहुत बड़ा फैसला रहा होगा। कंपनी के लिए वो जरूर काफी महत्वपूर्ण होगा। ओनील के लिए ये फैसला बहुत आसान था। उन्होंने बाद में कहा, उसे इसलिए नहीं निकाला गया कि कर्मचारी बीमार हुए। तो फिर क्यों निकाला? उसे इसलिए निकाला गया क्योंकि उसने घटना की रिपोर्ट नहीं की, जिससे किसी और को उससे सीखने का मौका नहीं मिला। सीखने का मौका साझा न करना अल्कोआ में सबसे बड़ा पाप है। वाह! इस एक फैसले ने अल्कोआ की संस्कृति को हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। संदेश साफ था, यहाँ नियम सबके लिए बराबर हैं और पारदर्शिता सबसे ऊपर है। तो पॉल ओनील की कहानी से ये साफ है कि एक संगठन या अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हर चीज को बदलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। बस उस एक कीस्टोन आदत को पहचानें, उसे बदलें और फिर देखें कि कैसे छोटी छोटी जीतें एक बड़ी सफलता की लहर पैदा करती हैं। और उनकी ये विरासत उनके जाने के बाद भी अल्कोआ में जीवित रही। सालों बाद एक नए प्लांट मैनेजर ने जब ज्वाइन किया तो उसका पहला काम था अधिकारियों के लिए जो आरक्षित पार्किंग की जगहें थी उन पर पेंट करवाना। अच्छा। क्यों? उसने कहा, यहाँ हर व्यक्ति मायने रखता है, जो सबसे पहले आएगा उसे सबसे अच्छी जगह मिलेगी। ये उसी संस्कृति का प्रतीक था जो ओनील ने दशकों पहले एक कीस्टोन आदत से बनाई थी। तो आज की इस बातचीत से एक सवाल उठता है, हमारी अपनी जिंदगी या हमारे काम की जगह पर वो एक कीस्टोन आदत क्या हो सकती है? सोचने वाली बात है। वो एक चीज क्या है जिसे बदलने से अच्छे बदलावों की एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाए? हमारी अपनी कर्मचारी सुरक्षा क्या है? 1 दिसंबर 1955, मॉन्टगोमरी, अल्बामा। सोचिए, एक ठंडी शाम है। एक 45 साल की अफ्रीकी अमेरिकी महिला है रोजा पार्क्स। वो काम से थककर घर लौट रही हैं और बस में चढ़ती हैं। बस आगे जाकर भर जाती है और ड्राइवर उन्हें एक श्वेत यात्री के लिए अपनी सीट खाली करने को कहता है। और वो बहुत शांति से मना कर देती हैं। एकदम। और उस एक ना ने जैसे अमेरिका के इतिहास की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। उस घटना को अक्सर नागरिक अधिकार आंदोलन की एक आप कह सकते हैं ऐतिहासिक चिंगारी माना जाता है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल है जिस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। अच्छा? हाँ, रोजा पार्क्स ऐसी पहली अश्वेत व्यक्ति नहीं थी जिन्हें इस कानून को तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अरे, ये बात तो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। बिल्कुल। असल में उसी साल उनसे करीब 9 महीने पहले एक 15 साल की लड़की थी, क्लॉडेट कोलविन। उसे भी ठीक इसी वजह से बस से घसीटकर गिरफ्तार किया गया था। 15 साल की लड़की को? हाँ, पर तब कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, कोई सड़कों पर नहीं उतरा। तो सवाल ये उठता है कि जो क्लॉडेट कोलविन की गिरफ्तारी पर नहीं हुआ, वो रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी पर कैसे हो गया? हाँ, ये तो कमाल का सवाल है। मतलब एक ही शहर, एक ही कानून, एक ही तरह की घटना, पर नतीजा इतना अलग। तो फिर रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी में ऐसा क्या खास था जिसने एक पूरे शहर को, वो भी 381 दिनों के ऐतिहासिक बस बहिष्कार के लिए एकजुट कर दिया? बिल्कुल। और आज हम इसी सवाल के तह तक जाएंगे। चलिए देखते हैं। और इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है, बल्कि ये 3 अलग-अलग चरणों में छिपा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी बड़ा सामाजिक बदलाव कैसे शुरू होता है, कैसे फैलता है और फिर सबसे जरूरी कैसे टिका रहता है। और ये सब कुछ हमारी सामाजिक आदतों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चरण से। उस शाम जब रोजा पार्क्स को गिरफ्तार किया गया तो उनके साथ ऐसा क्या अलग था? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज थी खुद रोजा पार्क्स। वो कोई गुमनाम चेहरा नहीं थी। मॉन्टगोमरी का जो अश्वेत समुदाय था वो उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता था और उनकी बहुत इज्जत करता था। अच्छा, तो वो समुदाय में काफी सक्रिय थी। बहुत ज्यादा। वो NACC थी, यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल की स्थानीय सचिव थी। चर्च में सक्रिय थी, युवाओं के समूहों के साथ काम करती थी। मतलब दर्जनों सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों का वो हिस्सा थी। यानी वो समुदाय के ताने बाने में आप कह रहे हैं गहराई से जुड़ी हुई थी। एकदम सही शब्द। समाजशास्त्री इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, मजबूत बंधन या स्ट्रॉन्ग टाइज। स्ट्रॉन्ग टाइज। हाँ, इसका मतलब है आपके वो पक्के दोस्त, परिवार और गहरे रिश्ते जो मुश्किल में सबसे पहले काम आते हैं। रोजा पार्क्स की खासियत ये थी कि उनके ये मजबूत बंधन समाज के हर तबके में थे। हर तबके में? मतलब वो खेत में काम करने वाले मजदूरों से लेकर कॉलेज के प्रोफेसरों तक सबको जानती थी। उन्होंने तो शहर के कुछ अमीर श्वेत परिवारों की बेटियों के लिए कपड़े भी सिले थे। वो एक तरह से क्या कहते हैं, एक सामाजिक पुल का काम करती थी, अलग अलग गुटों को आपस में जोड़ती थी।
और शायद यही वजह थी कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो खबर आग की तरह फैली होगी। एकदम। और सिर्फ खबर नहीं फैली, बल्कि लोगों ने तुरंत एक्शन भी लिया। जरा उस रात जो हुआ उसकी कड़ी देखिए। जैसे ही रोजा को गिरफ्तार किया गया, उनकी मां ने सबसे पहले NAACP के पूर्व प्रमुख ED निक्सन को फोन किया। निक्सन एक बहुत जुझारू और प्रभावशाली व्यक्ति थे। और निक्सन ने फिर क्या किया? निक्सन ने फौरन एक प्रमुख श्वेत वकील क्लिफर्ड डॉ को फोन लगाया। अब यहाँ एक और मजबूत बंधन देखिए। अच्छा। क्लिफर्ड डॉर की बेटियों के लिए रोजा पार्क्स कपड़े सिला करती थीं। वो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। तो डर और उनकी पत्नी निक्सन के साथ मिलकर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और रोजा पार्क्स की जमानत करवा दी। तो ये सब कुछ व्यक्तिगत रिश्तों की वजह से हो रहा था। ये कोई अमूर्त राजनीतिक मुद्दा नहीं था। ये तो अपने किसी जानने वाले अपने दोस्त की मदद करने जैसा था। ठीक यही बात है। और बहिष्कार का जो आइडिया था ना, वो भी इसी दोस्ती के नेटवर्क से निकला। वो कैसे? रोजा की एक बहुत अच्छी दोस्त थी जो एन रॉबिन्सन। वो विमेन्स पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष थीं, जो शहर की महिला शिक्षकों का एक बहुत शक्तिशाली समूह था। जैसे ही उन्होंने गिरफ्तारी की खबर सुनी, वो पूरी रात सोई नहीं। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर रात भर में 35,000 पर्चे छापे। 35,000 एक रात में? हाँ, एक रात में। और अगली सुबह अपने शिक्षकों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके वो पर्चे पूरे शहर के अश्वेत मोहल्लों में बंटवा दिए। उसमें एक दिन के बस बहिष्कार का आह्वान किया गया था। वाह। तो आप देख सकती हैं, आंदोलन की जो पहली चिंगारी थी, वो दोस्ती की सामाजिक आदतों से लगी। जब आपके किसी दोस्त के साथ अन्याय होता है, जिसे आप जानते हैं और सम्मान करते हैं, तो आप चुप नहीं बैठते। बिल्कुल सही। तो उनके दोस्तों ने बहिष्कार की शुरुआत कर दी। बहिष्कार सफल रहा, पर ये तो कुछ गिने चुने लोग थे, या ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 लोग। एक पूरा शहर महीनों तक बस में बैठना कैसे छोड़ सकता है? यहाँ तक कि वो लोग भी शामिल हो गए जो रोजा पार्क्स को शायद नाम से भी नहीं जानते थे। यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर आंदोलन का दूसरा चरण सामने आता है। कोई भी आंदोलन सिर्फ दोस्तों के एक छोटे समूह के दम पर बड़ा नहीं बन सकता। उसे फैलने के लिए एक अलग तरह के सामाजिक बंधन की जरूरत होती है। समाजशास्त्री मार्क ग्रेनोवेटर ने इस पर बहुत दिलचस्प रिसर्च की है। वो इसे कमजोर बंधनों की शक्ति या पावर ऑफ वीक टाइज कहते हैं। कमजोर बंधन, ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब जो रिश्ते कमजोर हैं, उनमें शक्ति कैसे हो सकती है? इसका मतलब है आपके वो रिश्ते जो बहुत गहरे नहीं हैं। आपके दोस्तों के दोस्त, आपके सहकर्मी, चर्च या मंदिर में मिलने वाले लोग, आपके पड़ोसी, ये लोग आपके बहुत करीबी नहीं होते, पर यही वो लोग हैं जो आपको अलग अलग सामाजिक दायरों से जोड़ते हैं। अच्छा। मॉन्टगोमरी में बहिष्कार इसलिए फैला क्योंकि वो सिर्फ रोजा पार्क्स के दोस्तों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इन कमजोर बंधनों के जरिए पूरे समुदाय में फैल गया। ये कैसे हुआ? इसके पीछे क्या था? इसके पीछे कई चीजें एक साथ काम कर रही थी। सबसे पहले चर्च। हाँ, उस जमाने में अश्वेत समुदाय के लिए चर्च सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थी, वो उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन का केंद्र था। बहिष्कार के ऐलान के बाद शहर के सभी अश्वेत चर्चों के पादरियों ने अपने मंच से इसका समर्थन किया। अब जरा सोचिए, आप रविवार को चर्च में बैठी हैं और आपका पादरी, जिसे पूरा समुदाय सम्मान देता है, वो कहता है कि कल से कोई बस में नहीं बैठेगा। हाँ, इसका तो जबरदस्त असर हुआ होगा। ये एक तरह का सामाजिक निर्देश बन गया। बिल्कुल। इसके बाद स्थानीय अखबार ने भी इस बहिष्कार योजना के बारे में छापा और उसे एक गुप्त और बड़े पैमाने पर आयोजित कार्यक्रम की तरह पेश किया। अच्छा। इससे उन लोगों तक भी बात पहुंच गई जिनके पास पर्चा नहीं आया था, और उन्हें ये लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ी चीज हो रही है, हर कोई इसमें शामिल है, मुझे भी होना चाहिए। एक तरह का फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, या शायद फियर ऑफ बीइंग द ओनली वन जो बस में बैठा दिखे। आप इसे सामाजिक दबाव कह सकती हैं। और इस दबाव को और ज्यादा असरदार बनाया अश्वेत टैक्सी ड्राइवरों ने। उन्होंने क्या किया? बहिष्कार के आयोजकों ने उनसे बात की और वे इस बात पर राजी हो गए कि बहिष्कार के दिन वे यात्रियों को सिर्फ 10 सेंट में ले जाएंगे। अरे वाह, जो बस के किराए के बराबर था। हाँ, इससे लोगों के लिए बहिष्कार में शामिल होना बहुत बहुत आसान हो गया। ये तो कमाल का तालमेल था। तो चर्च, अखबार, टैक्सी ड्राइवर, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जहां बस में बैठना सामाजिक रूप से शर्मनाक हो गया। आप या तो बहिष्कार के साथ थे या उसके खिलाफ। ठीक यही हुआ। ये कमजोर बंधनों की ताकत है। ये सहकर्मी दबाव या पीयर प्रेशर का एक शक्तिशाली रूप है जो लोगों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है, भले ही वे व्यक्तिगत रूप से उस मुद्दे से बहुत गहराई से न जुड़े हों। तो पहले चरण में दोस्ती ने शुरुआती चिंगारी दी और दूसरे चरण में इस सामुदायिक दबाव ने उसे एक जन आंदोलन में बदल दिया। लेकिन यहाँ एक और चुनौती थी।
एक दिन का बहिष्कार करना एक बात है, पर इस आंदोलन को 381 दिनों तक चलाना, हाँ। ये तो बिल्कुल अलग बात है। सही बात। समय के साथ तो लोगों का जोश ठंडा पड़ता है, मुश्किलें आती हैं, संकल्प कमजोर पड़ने लगता है। इतने लंबे समय तक इस आंदोलन को जिंदा कैसे रखा गया? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं पर आंदोलन का तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण सामने आता है, जो है नई आदतें बनाना और एक नई पहचान गढ़ना। नई आदतें और नई पहचान। हाँ, सामाजिक दबाव आपको कुछ हफ्तों तक तो साथ रख सकता है, लेकिन 1 साल तक नहीं। इतने लंबे संघर्ष के लिए आपको लोगों को एक गहरा मकसद और व्यवहार करने का एक नया तरीका देना होता है। और ये काम किया मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। हाँ, उस समय वो सिर्फ 26 साल के एक युवा पादरी थे, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन की आत्मा को समझा। उन्होंने देखा कि इस बहिष्कार को बनाए रखने के लिए लोगों की आदतों को बदलना होगा। और उन्होंने सबसे पहले जिस आदत पर काम किया वो थी हिंसा और गुस्से पर प्रतिक्रिया देने की आदत। उन्होंने लोगों को अहिंसा का दर्शन सिखाया। अहिंसा सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, बल्कि एक नई जीवन शैली थी जिसे लोगों को अपनाना था। बिल्कुल, किंग ने लोगों को सिखाया कि जब तुम्हारे साथ कोई हिंसा करे, तुम्हें गाली दे, तुम पर हमला करे, तो तुम्हें पलटकर हिंसा नहीं करनी है। तुम्हें प्रेम और क्षमा सा जवाब देना है। कहना आसान है, पर करना बहुत मुश्किल। बहुत ज्यादा। और इसका सबसे बड़ा इम्तिहान तब हुआ जब किंग के अपने घर पर बम फेंका गया। उनकी पत्नी और छोटी बेटी उस वक्त घर के अंदर थी। ये सोचना भी मुश्किल है। आपके घर पर बम फेंका गया है, आपकी पत्नी और बेटी अंदर है, और बाहर आपके समर्थकों की गुस्साई भीड़ जमा है जो बदला लेने के लिए तैयार है। और दंगा भड़कने का पूरा खतरा था। लेकिन किंग अपने टूटे हुए पोस्ट पर खड़े हुए और उन्होंने भीड़ को शांत किया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब घर जाएं और अपनी बंदूकें रख दें। हम इस समस्या को हिंसा से नहीं सुलझा सकते। हमें अपने श्वेत भाइयों से प्रेम करना चाहिए, चाहे वे हमारे साथ कुछ भी करें। ये तो असाधारण आत्मनियंत्रण और नेतृत्व है। उन्होंने उस एक पल में हजारों लोगों के गुस्से और नफरत के चक्र को तोड़ दिया। उन्होंने लोगों को प्रतिक्रिया देने की एक नई आदत दी। डरने के बजाय लोगों ने गिरफ्तारी को गर्व के साथ स्वीकार करना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, जेल जाना शर्म की बात नहीं, बल्कि सम्मान का प्रतीक बन गया। ये व्यवहार में एक बहुत बड़ा बदलाव था। और इसके साथ ही किंग ने इस बहिष्कार को एक नई, ज्यादा बड़ी पहचान दी। ज्यादा बड़ी पहचान मतलब? तो उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ बस की सीटों के लिए नहीं है। ये लड़ाई अमेरिका की आत्मा के लिए है। ये ईश्वर की योजना का हिस्सा है। ये न्याय के लिए एक ऐतिहासिक संघर्ष है। उन्होंने इस आंदोलन को भारत में गांधी के सत्याग्रह और अमेरिका में गुलामी के अंत की परंपरा से जोड़ा। इससे प्रतिभागियों को महसूस हुआ कि वे किसी बहुत बड़ी, ऐतिहासिक और पवित्र चीज का हिस्सा हैं। तो वे सिर्फ बस का बहिष्कार करने वाले लोग नहीं रह गए, वे न्याय के योद्धा बन गए। वे सिर्फ अनुयायी नहीं थे, बल्कि इस आंदोलन के मालिक थे, आत्मनिर्देशित नेता थे। ये उनकी नई पहचान बन गई। एकदम सही। और इन नई आदतों और इस नई पहचान को हर हफ्ते होने वाली सामूहिक बैठकों में और मजबूत कर दिया जाता था। ये बैठकें खुद एक आदत बन गई। लोग काम के बाद इन बैठकों में आते, भजन गाते, प्रार्थना करते, एक दूसरे के अनुभव सुनते और अहिंसा के सिद्धांतों को दोहराते। इन बैठकों ने लोगों को एक ऐसी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वे एक डरे हुए, बिखरे हुए समुदाय से एक निडर और एकजुट आंदोलन में बदल गए। ये दिलचस्प है कि इसी 3 चरणीय मॉडल का इस्तेमाल बाद में कई दूसरे संगठनों ने भी किया। आपकी रिसर्च में रिक वॉरेन के सैडलॉक चर्च का जिक्र है, जिन्होंने इसी मॉडल को इस्तेमाल किया, लेकिन उल्टे क्रम में। हाँ, ये एक बहुत ही आकर्षक उदाहरण है। सैडलॉक चर्च अमेरिका के सबसे बड़े चर्चों में से एक है। रिक वॉरेन ने लोगों को जोड़ने के लिए इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया। लोग पहले चर्च के बड़े समुदाय यानी कमजोर बंधनों से आकर्षित होते हैं, जहां हजारों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। अच्छा, तो वो पहला कदम होता है। हाँ, फिर उन्हें छोटे छोटे स्टडी ग्रुप्स में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जहां वो कुछ लोगों से गहराई से जुड़ते हैं। ये मजबूत बंधन बनाने का चरण है। बिल्कुल। जहां गहरी दोस्ती होती है और अंत में उन्हें दैनिक प्रार्थना, दशांश यानी आय का 10वां हिस्सा दान करना, इस तरह की नई आदतें सिखाई जाती हैं, जो धीरे धीरे उनकी धार्मिक पहचान का अटूट हिस्सा बन जाती हैं। तो संरचना वही है। संरचना वही है, मजबूत बंधन, कमजोर बंधन और आदतें
बस क्रम अलग है। तो अगर हम मॉन्टगोमरी की पूरी कहानी को एक साथ देखें तो रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी ने एक ऐतिहासिक आंदोलन इसलिए शुरू किया क्योंकि ये कोई सोची समझी रणनीति नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक आदतों की एक स्वाभाविक प्रक्रिया से गुजरी। बिल्कुल। पहले चरण में ये दोस्ती के मजबूत बंधनों से शुरू हुआ, जब रोजा पार्क्स के दोस्त उनकी मदद के लिए एकजुट हुए। दूसरे चरण में ये समुदाय के कमजोर बंधनों और सामाजिक दबाव के कारण पूरे शहर में फैल गया, जहां बहिष्कार में शामिल न होना एक तरह से शर्म की बात बन गई। और अंत में ये 381 दिनों तक इसलिए चला और सफल हुआ क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने प्रतिभागियों को अहिंसक प्रतिरोध की नई आदतें सिखाईं और उन्हें न्याय के सिपाहियों की एक नई शक्तिशाली पहचान दी। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि इतने बड़े सामाजिक बदलाव बस यूं ही अचानक नहीं हो जाते हैं। वे अक्सर उन गहरी सामाजिक आदतों पर टिके होते हैं जो एक व्यक्ति की दोस्ती से शुरू होकर पूरे समाज की पहचान में बदल जाती हैं। ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि हमारी अपनी दुनिया में, हमारे दफ्तरों में, हमारे समाज में कौन सी अदृश्य आदतें और सामाजिक पैटर्न हैं जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, और अगर हम उन्हें पहचान लें तो क्या उन्हें बदलने की ताकत भी हमारे ही अंदर नहीं है।